हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी से जो आपकी लघु कथाएं हैं, छोटी छोटी सी शेर, पहचान, चार हाथ और सांझा, इसको बहुत आसान तरीके से और बहुत क्रिएटिव तरीके से समझाने वाला हूं। और फ्री पीडीएफ नोट्स आप सभी को दे दिए जाएंगे 2025-26 सेशन के अकॉर्डिंग। एकदम लेटेस्ट वीडियो है और आपको सारे के सारे नोट्स भी मैं बताऊंगा कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो कि है @class12 ESP न्यू ग्रुप। सारी की सारी पीडीएफ्स आपको इस ग्रुप में मिलेंगी, सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ मिलेंगे, सारी की सारी जो वीडियोस नई आने वाली हैं उनकी लिंक यहाँ पे मिलेंगी, और जो भी टाइम टेबल हम बनाएंगे आगे के लिए भी वो आपके अपडेट्स यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम है। ठीक है, और आप फॉलो करना ना भूलें। eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर, क्विज, नोट, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप प्लीज़ वेबसाइट को भी टाइम निकाल कर ज़रूर कोशिश हो, मतलब थोड़ी सी कोशिश करें कि आप विजिट करें। सबसे पहली जो लघु कथा है, शॉर्ट स्टोरी है, वो है शेर। तो अब इसमें हम जानेंगे कि आखिर शेर में क्या बताया गया है। देखो, राइटर है असगर वजाहत जी, ठीक है, और इन्होंने शेर नाम से टाइटल रखा है। और मैं आपको बताऊं, ये शेर एक प्रतीक है इस पूरे उसमें, और एक ये व्यंग्यात्मक लघु कथा है। व्यंग यानी कि मजाक, मस्ती, इस तरीके से ये लघु कथा लिखी गई है। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में जब आप देखोगे इस लघु कथा में, जो हमारा शेर है वो व्यवस्था का प्रतीक है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पूरी व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट, और जितने भी जंगल के जानवर होंगे वो सामान्य जनता का प्रतीक है, जो आम जनता है, जो मेरे आपके जैसे लोग हैं। तो एक तरफ तो नेता लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टम को संभालते हैं, और एक तरफ हम सारे लोग हैं जो आम लोग हैं। तो शेर के पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच में समाते जा रहे हैं। यानी कि जो शेर होता है वो सभी जानवरों को लालच देता है कि मेरे पेट के अंदर आओ तो तुम्हें रोजगार मिलेगा, मेरे पेट में आओ तो तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। पर वो सिर्फ और सिर्फ उनको बहला फुसला रहा होता है, वो उनको अंदर खाना चाहता है। और ऐसा ही हमारे नेता लोग भी करते हैं। जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो हमें लालच देते हैं तरह तरीके की, और आम जनता बहला फुसला कर वो क्या करते हैं, उनके वोट ले लेते हैं। तो शेर के पेट के अंदर धीरे 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 सारे के सारे जानवर एंटर करने लगते हैं। ठीक है, और आदमी सत्ता के जाल से बचने के लिए जंगल में जाता है, किंतु वहां भी सत्ता का प्रतीक शेर बैठा हुआ है। यानी कि हम लोग इतने परेशान हैं सत्ता से, हम सोचते हैं कि जंगल में जाएंगे तो बच जाएंगे, पर जंगल में भी सत्ता का प्रतीक शेर बैठा हुआ है। अब आपको कहानी यहाँ से शुरू होगी कि जितने भी सभी जानवर हैं वो कोई ना कोई लालच सुनकर शेर के मुंह के अंदर जा रहे हैं। यानी कि गधे को कुछ लालच है, लोमड़ी को कुछ लालच है, हिरण को कुछ लालच दी गई है कि आप अंदर जाओ शेर के मुंह में तो आपको ये मिलेगा, आप जाओगे तो आपको वो मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि सभी को कोई ना कोई लालच दी जा रही है यहाँ पे। तो गधे को ये लालच दी गई कि भाई तो अगर अंदर जाएगा तो घास का मैदान है और तेरे को मजे आ जाएंगे। देखो यहाँ दिख रहा है ना अंदर घास का मैदान, तो गधा होता है। अब भाई उसको बोला गया वो घास का मैदान है तो वो तो जाएगा ना अंदर वहां पे। अब जो लोमड़ी थी भाई, उसको ये बताया जाता है कि वहां रोजगार का दफ्तर है। लोमड़ी होती है थोड़ी सी क्लेवर, क्लेवर फॉक्स। तो उसको बोला गया अंदर जाएगी तो तुझे रोजगार मिलेगा, काम धंधा मिलेगा, तो अंदर जा। कुत्तों को ये कहा गया कि शेर के मुंह के अंदर आप जाओगे तो आपको निर्वाण मिल जाएगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको अप्सराएं मिल जाएंगी, आप तो भाई मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आपको। तो कुत्ते भी भाई लालच में आ गए, लोमड़ी भी लालच में आ गई, गधा भी लालच में आ गया। सबको कुछ ना कुछ लालच दी गई। अंदर जाओ ये मिलेगा, अंदर जाओ वो मिलेगा। तो भाई लोग चलते जा रहे हैं, ये जितने भी जानवर है अपनी अपनी लालच में। और लेखक सच्चाई का पता लगाने शेर के कार्यालय जाता है। शेर के ऑफिस में चल क्या रहा है, जिस प्रकार सत्ता के पक्षधर सत्ता का गुणगान करते हैं, उसी प्रकार कार्यालय के कर्मचारी शेर की तरफदारी करते हैं। देखो, किसी नेता के ऑफिस में जाओगे तो उसके सारे चापलूस बैठे होंगे और उस नेता की वाहवाही करेंगे। सिमिलरली जब ये जो लेखक है वो शेर के दफ्तर में जाता है, मतलब एक हंसी मजाक की कहानी है। जब वो शेर के दफ्तर में जाता है तो जितने भी उसके चापलूस बैठे हुए थे जानवर, वो वाहवाही कर रहे थे, तरफदारी कर रहे थे शेर की।
तो लेखक कहता भाई सबूत दिखाओ कि क्या वाकई में शेर के मुंह के अंदर ये सब चीजें मिलेंगी जो आप कह रहे हो, इसका प्रूफ क्या है। हमें तो भैया प्रूफ चाहिए, अगर सबूत हो तो दिखा दो कि भाई शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है भी या नहीं है। तब वो कहते हैं भाई मानव जीवन में प्रमाण से अधिक विश्वास जरूरी है। हर चीज का प्रमाण मत मांगा करो, कभी कभार थोड़ा विश्वास भी कर लिया करो, विश्वास से ही तो दुनिया कायम है। तो वो थोड़ा बात को घुमा देते हैं। वो कहते हैं प्रमाण तो हम पे नहीं है, लेकिन आप विश्वास कर लो। तो लेखक कहता है जितने भी ठग और मक्कार लोग होते हैं वो अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग झूठे होते हैं। प्रमाण तो वो देगा ना जो सच्चा होगा। झूठे और मक्कार लोगों के पास आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, प्रमाण के लिए कुछ होगा भी। तो इसलिए वे लोगों से बिना सबूत दिए केवल ऐसे विश्वास करने का आग्रह करते हैं, वो किसी को कोई प्रमाण नहीं देते। ठीक है। तो ऐसा ही नेता लोगों के चापलूस कर्मचारी होते हैं जो कोई प्रूफ नहीं देते कि नेता कुछ ऐसा करेगा, बस नेता की वाहवाही, नेता की वाहवाही चलती रहती है। तो जब लोग इन पर विश्वास करने लगते हैं तो वे उनके विश्वास का अनुचित गलत तरीके से लाभ उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। और शेर के ऑफिस के कर्मचारी भी यही कर रहे हैं। तो एक ये व्यंग है। अब आपको समझ आ रहा है, ये एक सटैरिकल एक छोटी सी स्टोरी है कि ऐसा ही तो हमारे नेता भी करते हैं, हमारे आम लोगों को ठगते हैं। तो शेर का जो मुंह है वो भयानकता का प्रतीक है भाई। इन रियलिटी वो बहुत भयानक जगह है। जबकि रोजगार के दफ्तर में तो लोग नौकरी करने जाते हैं, वहां का एनवायरनमेंट तो कितना अच्छा होता है। लेकिन शेर का मुंह क्या ऑफिस के जैसा होता है? नहीं। शेर के मुंह में जब लोग जाते हैं तो वो डरते हैं, पर जब लोग रोजगार के दफ्तर में जाते हैं तो लोग हंसते हुए जाते हैं, बातचीत करते हुए जाते हैं, अपने कलीग से मिलते हैं। तो भाई बहुत डिफरेंस है शेर के मुंह में और रोजगार के दफ्तर में। शेर के मुंह में जाओगे तो मरोगे, लेकिन दफ्तर में जाओगे असली जगह तो नौकरी मिलेगी, आप मरोगे थोड़ी वहां पे ऑफिस के अंदर। तो ये है डिफरेंस सबसे बड़ा, कि शेर के मुंह में जाने से आप मर सकते हो और शेर का मुंह एक छलावा है, और वहां जाने से धोखा मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो आपने पूरी शेर छोटी सी कहानी देखी, ये एक प्रतीकात्मक थी, एक प्रतीक इसमें बताया गया था कि भाई शेर जो है नेताओं का सत्ता का प्रतीक है जो लोग पागल बनाते हैं। और ये व्यंग्य था, एक तरीके का हंसी मजाक था, सटायरिकल ये स्टोरी थी। और शेर व्यवस्था का प्रतीक था इसमें, जो तभी तक खामोश रहता है जब तक सारी जनता उसके खिलाफ नहीं बोलती। जब जनता बगावत करेगी तो शेर उनको खा जाएगा। सिमिलरली हमारे नेता लोगों के खिलाफ भी हम कुछ बोलेंगे तो वो हमें जेल में डलवा देंगे। तो जैसे ही व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठती है तो सत्ता उसको कुचलने का प्रयास हमेशा करती है। आप ये चीज को याद रखना बहुत अच्छे से। और सत्ता में बैठे लोग जनता को विभिन्न तरीके का लालच देते हैं, अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। हर नेता अपना उल्लू सीधा करने आता है, कोई आपका सगा नहीं होता। तो शेर द्वारा जो भी ये लालच दी गई थी, गधा, लोमड़ी, उल्लू, कुत्ता, ये बिना कुछ सोचे समझे शेर के मुंह में जा रहे थे। एक बारी को सोचा भी नहीं कि वहां जाके अगर मर जाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ अंधविश्वास पर चले गए। अब यहाँ पे हमारी दूसरी शॉर्ट स्टोरी शुरू होती है, वो है पहचान। पहचान में हम देखेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो ये भी एक लघु कथा है। इसमें एक राजा के बारे में बताया गया है। एक ऐसा राजा जिसको ऐसी प्रजा पसंद है जो अंधी हो, बहरी हो और गूंगी हो। मान यानी कि राजा जो भी काम करे उससे कोई सवाल ना पूछे, ना कोई सुने कि वो गलत क्या कर रहा है। जो बिना कुछ देखे सुने और बोले राजा के आदेशों का पालन करती रहे। यानी कि एक ऐसा राजा जिसको चाहिए कि सभी लोग उसके अंडर में रहें, सभी लोग वही करें जो वो राजा करवाना चाहता है। तो एक दिन एक राजा ने हुक्म निकाला, ऑर्डर, कि उसके राज्य में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि शांति मिलती रहे सभी को। आंखें बंद करो, ज्यादा आंख खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि राजा के आदेश के अनुसार उसके राज में जो लोग अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, अर्थात जो राजा को काम करते हुए देखेंगे, वो शांति से नहीं रह पाएंगे। तो राजा ने तो भाई क्लियर कह दिया कि भाई कोई भी अपनी आंख नहीं खोलेगा। सबकी आंखों पर राजा ने पट्टी बंधवा दी। और राजा कहता है जो मैं कहूंगा वही होगा, ठीक है, कोई नहीं खोलेगा। तो लोग अपने अपने कानों में फिर कहते हैं पिघला हुआ शीशा डलवा लो। ये भी अगला ऑर्डर आया, भाई पिघला हुआ शीशा डालोगे तो आपकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, राजा ये तर्क देता है। राजा कहता है अरे सुन के क्या करोगे, सुन के नहीं सुनाई देगा मर थोड़ी जाओगे, सुनाई ही तो नहीं देगा और क्या होगा। तो वो कहता है इस हुक्म के मुताबिक जो भी व्यक्ति राज में किसी की बात सुनेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो जो भी राजा की बातचीत सुनेगा
अगर कान में पिघला हुआ शीशा नहीं डलवाया और अपनी हियरिंग लॉस नहीं करवाई तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। बिल्कुल मना है कोई भी बात सुनना राजा की। राजा ने हुक्म दिया, लोग अपने होठों को भी सिलवा लो, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा ही बाधक रहा है। राजा कहता है अपने होठ सिलवा लो सारे के सारे, मुझे नहीं सुननी किसी की भी आवाज। मेरे को चाहिए जो मैं बोलूंगा उसको चुप करके सुनो, मुझे वापस किसी की वो रिप्लाई चाहिए ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही करो जितना आपको मैं कह रहा हूं, अपने होठों को सिलवा लो। और यदि जनता राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है तो इससे शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है। यानी कि भाई निरंकुश हो जाएगा। अगर आप अपने राजा को इग्नोर करोगे, राजा मनमर्जी का काम करेगा तो वो तानाशाह बन जाएगा। तो राजा की खुद की पर्सनल उन्नति होगी लेकिन राज्य डूब जाएगा, राज्य की प्रगति कभी नहीं होगी। एक ऐसा राजा जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो हमेशा उसका राजपाट सब चला जाता है और उसके लोग बर्बाद हो जाते हैं। और यदि राज्य की जनता राज्य की स्थिति के प्रति एक्टिव नहीं रहती तो शासक वर्ग राज्य के संसाधनों का प्रयोग भी अपने हित के लिए करता है। राजा महाराजा सारा पैसा लूटकर, संसाधन लूटकर अपनी जेब भरेंगे, अपना पेट भरेंगे, जनता का कोई फायदा इसमें नहीं होगा तथा राज्य की स्थिति में कोई सुधार और विकास में उसकी कोई इंटरेस्ट या रुचि नहीं रह जाएगी। यदि राजा को पता है मेरे लोग पागल है, इग्नोर करो, है ना, वो भी इग्नोर कर रहे हैं और जो पैसा आ रहा है वो खुद खा रहे हैं, तो ऐसे ही तो लोग राजा को चाहिए। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर आते हैं, खैराती, रामू और छिद्दू। अब ये खैराती, रामू और छिद्दू क्या है इसको समझते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत जागरूक रहते हैं, सचेत हैं, एक्टिव हैं, थोड़े से एक्टिव हैं स्थिति को लेकर, जो भी चीजें चल रही हैं इनको पता है कि ये क्या हो रहा है। तो राजा का जब आदेश आया तो इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली और वो भी सामान्य जनता के समान हो गए कि भाई जैसे सबने पट्टी बांध रखी थी इन तीनों ने भी पट्टी बांध ली, ठीक है, जैसा सभी को बोला गया था। कुछ समय बाद राज्य की प्रगति देखने की इच्छा से उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्हें हर जगह सत्ता की शक्ति ही दिखाई दी। वो थोड़ा सा कहते कि एक बार हटा के तो देखूं यार चल क्या रहा है। वो देख के हैरान हो जाते हैं, चारों तरफ राजा का नाम हो रखा है भाई, साम्राज्य डूब गया है, राजा ने अपना ही अपना फायदा किया है सारा और प्रजा तो कहीं पे है ही नहीं। सत्ता इतनी शक्तिशाली हो गई है कि बदलाव भी नहीं हो सकता अब तो कहने का मतलब है भाई मुंह बंद कर कर और कान अपने बंद कर कर और आंखें बंद कर कर कभी मत जियो। आप अगर किसी देश में रहते हो तो एक्टिव एक नागरिक बनो, जागरूक नागरिक बनो, अपने हक की आवाज उठाना सीखो, सरकार से सवाल पूछो। यही तो ये मैसेज दिए जा रही है स्टोरिया में। और ऐसा शासक वर्ग को बहरी, गूंगी और अंधी जनता पसंद आती है जो केवल केवल उसकी आज्ञा का पालन करे। सभी राजा जो लालची होते हैं उसको चाहिए कि मेरी सारी जनता मेरी बात सिर्फ माने, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही सभी लोग करें। तो खैराती, रामू और छिद्दू ये भी ऐसी जनता के ही प्रतीक हैं जो आंखें मूंद कर अपने राजा पर विश्वास करते हैं, पर जब तक वह अपनी आंखें खोलते हैं तब तक राजा अत्यधिक बलशाली हो चुका होता है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई इतना ज्यादा इग्नोर मत करो कि जब तक आप आंखें खोलो तब तक बहुत देर हो जाए। वो राजा बहुत कुछ लूट चुका हो और खुद का वो सब कुछ कर चुका हो तो उसका विरोध करने की हिम्मत उनमें नहीं होती, वो डरते हैं, ठीक है, उनको डर लगता है कि भाई हमारे राजा के अगेंस्ट हम कुछ भी कैसे बोलें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली जो शॉर्ट स्टोरी है वो है 4 हाथ। अब इसको समझते हैं। इसमें पूंजीवादी लोगों के ऊपर एक कटाक्ष किया गया है, एक व्यंग्य स्टोरी है, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। समझते हैं इसमें क्या है। ये जो लघु कथा है इसमें पूंजीपति लोग जिस तरीके से मजदूरों का शोषण करते हैं, मजदूरों को वो लोग जो तंग करते हैं उसके बारे में बताया गया है। जो पूंजीपति लोग होते हैं वो अपना फायदा उठाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। उनको कैसे भी करके बस पैसा चाहिए, उनको और किसी से मतलब नहीं है। तो अपने फायदे के लिए वो मजदूरों का शोषण करते हैं, यानी कि मजदूरों को तंग करते हैं, चाहे उनकी दिहाड़ी कम कर देना हो, चाहे उनसे एक्स्ट्रा काम करवाना हो। तो पूंजीपति लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं और कई बार उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाते हैं। कई बार पूंजीपति लोग बदतमीजी भी करते हैं मजदूरों के साथ और मजदूर बेचारे गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, मजबूरी के कारण वो विरोध भी नहीं कर पाते। उनके भी सामने उनका पेट होता है भाई, पेट का सवाल है। अगर मजदूर को काम से निकाल दिया तो वो अपनी रोटी कैसे खाएगा। तो मजदूर भी विवश हैं, इसलिए आधी मजदूरी में भी काम करने को राजी हो जाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे कि बेचारे मजदूरों के साथ बहुत ज्यादा शोषण होता है और बहुत ही क्रूर है इनका मालिक। तो एक मील का मालिक उसने अपना फायदा और मुनाफा बढ़ाने के लिए मील के मजदूरों के 4 हाथ लगाने की एक योजना बनाई। ये कहता है
कि क्यों ना मैं अपने मजदूरों के 4 हाथ फिट करवा दूं, जिससे मेरा प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाए। 4 हाथ होंगे तो फटाफट और काम होगा। तो मिल के मालिक ने भाई बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को बुलाया, अच्छी खासी पैसे देकर नौकरी पर बुलाया कि भाई मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा, मेरे मजदूरों के 4 हाथ लगा के दो, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो इस काम में वैज्ञानिकों के असफल होने पर उसने ये कार्य स्वयं करने का निश्चय किया। यानी कि पहले तो उसने साइंटिस्ट लोगों को ये काम दिया कि भाई ये काम आप करो, पर साइंटिस्ट लोग कैसे कर पाएंगे? आप सोचो, ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप मजदूरों के 4 हाथ लगवा के उनसे काम करवाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वो कहता है मैं ये काम खुद करूंगा। मिल मालिक ने कटे हुए हाथ मजदूरों को फिट करने चाहे, परंतु वो असफल रहा एवं उसके एक प्रयास से सारे मजदूरों की मृत्यु भी हो गई। कहने का मतलब है उसने इतना ज्यादा उसके ऊपर अत्याचार किया कि कई मजदूर तो बेचारे मर गए ये 4 हाथ लगाने के चक्कर में। 4 हाथ ना लगा पाने की स्थिति में मिल मालिक की समझ में बात आ गई कि भाई अब हाथ तो लगने से रहे, तो भाई ये तो लग नहीं रहे, अब फायदा कैसे होगा? अब फायदा ऐसे होगा कि इनकी मजदूरी आधी कर देता हूं, तो सीधा सीधा मेरा फायदा हो जाएगा। तो 4 हाथ जो पूरी लघु कथा है, ये पूंजीवाद के अंदर जो बड़े बड़े लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, गरीबों का, उसके बारे में ये बताती है कविता, सॉरी ये जो स्टोरी है। और मिल मालिक की जो लालच है वही मजदूरों के शोषण का कारण है। मजदूरों को अगर वो तंग कर रहा है तो वो अपनी लालच के कारण कर रहा है। तो मिल मालिक मजदूरों को मात्र एक कल पुर्जे के रूप में लेता है जो उसको लाभ देंगे। वो रोबोट समझ रहा है इंसानों को, किसी के 4 हाथ लगा दूं, किसी के 5 हाथ लगा दूं, किसी से फायदा कमा लूं, तो यही उसके मन में चलता है। वो हर संभव प्रयास करता है कि मजदूरों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, भाई वह विरोध की स्थिति में भी ना रहें, ताकि उसके इशारे पर चलते रहें, दोगुना काम करें। और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के चक्कर में वो मजदूरों के लोहे के हाथ लगाता है, जिससे कई मजदूर मर जाते हैं सारे। अंत में वो समझ जाता है कि भाई उत्पादन बढ़ाना है ना और पैसा कम लगाना है, तो सिंपल सी बात एक ही यहाँ पे हो सकती है कि मैं क्या करता हूँ, पैसे इनको कम देता हूँ। अब हमारी जो अगली शॉर्ट स्टोरी है वो है सांझा। तो सांझा के अंदर हम समझते हैं कि क्या बताया गया है। सांझा भी एक शॉर्ट स्टोरी है और इसमें बताया जाता है कि यहाँ पर भी कुछ पूंजीपति लोग होते हैं जो कि किसानों को तंग करते हैं, ठीक है, जो किसानों को बहुत ज्यादा लूटते हैं। क्योंकि आज़ादी के बाद किसानों की दशा बहुत दयनीय थी, किसानों की जो हालत थी वो बहुत खराब थी आज़ादी के बाद देश में। जो पूंजीपति लोग होते थे वो किसानों की फसल को हड़प लेते थे, जमींदार वगैरह। तो इस कथा में हाथी को पूंजीपति का ही प्रतीक बताया गया है। इस कहानी के अंदर एक हाथी होगा, एक किसान होगा। हाथी समझ लो एक जमींदार है जो पैसा लूटते हैं किसानों का। तो किसान को खेती की हर बारीकी के बारे में पता होता है, किसान को पता है कि भाई खेती कैसे होगी, क्या उगाने से फायदा होगा, लेकिन फिर भी वो डरा दिए जाने के कारण अकेला खेती करने में थोड़ा वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता। उसको डराते हैं लोग, तेरे खेत में कोई घुस जाएगा, तेरी फसल कोई खा जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे ही उसको बहुत लोग डरा दिया करते थे, ठीक है। अब उसे हाथी ने बोला, इसमें एक कैरेक्टर आया हाथी, वो कहता है कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मिलकर खेती कर लो, कुछ हिस्सा मुझे दे देना, कुछ आप रख लेना, आपकी पूरी फसल की प्रोटेक्शन मैं करूंगा, कोई जानवर नहीं घुसेगा। तो किसान ने उसको बताया कि सांझे में तो कभी मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा और अकेले मैं खेती कर नहीं सकता, भाई मैं तो गंदा फंस गया, अब मैं क्या करूं? भाई गुजारा भी नहीं होगा और अकेले भी नहीं कर पा रहा हूं, डर लग रहा है। तो इसलिए वो खेती करेगा ही नहीं, वो कहता है किसान। तो हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई, उसको समझाया, तो उसको फायदे गिनाए पार्टनरशिप करने के, आधी आधी बांट लो। और ये भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से उसको ये लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाने आएंगे। मेरी बात मानो, अगर तुम अकेले खेती करोगे तो तुम्हारी फसल लूट कर ले जाएंगे सभी जानवर, और खेतों की रखवाली करवानी है तो मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, सब कुछ आधा आधा कर लो, सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। गन्ने की फसल इन्होंने उगाई कि चलो भाई गन्ना बोते हैं। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट कर आ गया कि भाई गन्ने में मेरी पार्टनरशिप है, कोई भी गन्ने के खेत को नुकसान ना पहुंचाए, अदरवाइज बहुत बुरा होगा। हाथी ने तो पूरे अपने जंगल में ये अनाउंसमेंट करवा दी। तो किसान फसल की सेवा करता रहा, किसान ने ही सारी मेहनत करी उगाने में। समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वो हाथी को खेत पर बुला कर लाया। वो कहता है कि हाथी जी आओ, गन्ना जो है वो तैयार हो गया है। और किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बट जाए। जब उसने हाथी से ऐसा कहा तो हाथी बिगड़ गया, भाई क्योंकि बात तो यही हुई थी ना, 50-50 होगा।
अब ये जो हाथी था, फसल तो सारी किसान ने उगाई, किसान कह रहे चलो 50-50 कर लेते हैं। हाथी ने कहा भाई अपने पराये की बात मत करो, ये छोटी बात है, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की है, हम दोनों इसके स्वामी हैं, मैं भी उसका इक्वल मालिक हूं, तू भी इक्वल है, 50-50 को छोड़। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने क्या करा, अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा आओ खाएं। यानी कि ये खुद ही खाने लग गया, मतलब उसको कह रहा है कि आ जाओ खाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना, जो बात हुई थी वो तो हो नहीं रही है यहाँ पे। तो गन्ने का एक हिस्सा हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में, यानी कि आदमी इतना मजबूत थोड़ी है कि हाथी से वो गन्ना छीन पाए। तो आदमी भी मुंह के तरफ खींचने लगा हाथी के, और एट द एंड उसने गन्ना छोड़ दिया। भाई उसको अपने दांत थोड़ी तुड़वाने हैं जो हाथी से सामना करेगा। हाथी ने कहा देखो हमने एक गन्ना खा लिया मिलकर, जबकि किसान को कुछ भी नहीं मिला, हाथी ने सब कुछ ले लिया। सो इस तरीके से ये धोखाधड़ी करके यही पार्टनरशिप पहले के जमाने में होती थी। जो जमींदार लोग होते थे, पूंजीपति लोग, ये किसानों को कहते थे हम आपको आधा आधा कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में सारी फसल हड़प लेते थे और किसानों को कुछ भी नहीं मिलता था। तो सांझा की ये जो पूरी स्टोरी थी, इसमें आज़ादी के बाद से किसानों की जो बदहाली है, जो हाल खराब रहे हैं, पूंजीपतियों ने और गांव के बड़े बड़े लोग के जो वर्ग के लोग हैं उन्होंने जो किसानों की जमीन और उत्पाद पर नजर रखी है, गंदी नजर, वो इसमें बताया गया है, जो हमें स्पष्ट होता है। और वो बड़े लोग हर संभव प्रयास करके हासिल करना चाहते हैं गरीबों की फसल को यहाँ पे। और हाथी समाज के अमीर और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। हाथी यहाँ पर दिखाता है एक बड़े घर से आने वाला एक जमींदार, एक पूंजीपति जो शोषण करता है, जो किसानों की सारी मेहनत और कमाई को धोखे से हड़प लेता है और किसानों को पता भी नहीं चलता। किसान सक्षम है, किसान ने सारी मेहनत करी है, पर किसान को एट द एंड कुछ मिला नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो पूरी की पूरी जो लघु कथा है भाई ये समाप्त होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को शेयर भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि आने वाली जितनी भी आगे की वीडियोस होंगी उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।